हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है हमारे रे ऑप्टिक्स का 16th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन इन प्रिज्म। अब हमारे पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, किस तरह से प्रिज्म के अंदर हम रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, क्या होता है एंगल ऑफ डेविएशन, कंडीशन ऑफ नो एमरजेंस, एक्सट्रीम एमरजेंस, ठीक है, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन, मैक्सिमम एंगल ऑफ डेविएशन, ये सब कुछ हमने पिछले लेक्चर में देखा था। लेकिन आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं डिस्पर्जन इन प्रिज्म। अब ये जो टॉपिक है इसके अंदर जे मेंस में और जे एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आज एक ही लेक्चर के अंदर मैं कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा और जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको जो है लेक्चर के अंदर सॉल्व करा के आपको जो है टॉपिक 100% क्लियर करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर रेगुलर क्वेश्चंस आए हैं। अब अभी हम क्वेश्चंस करेंगे, आप देखोगे कैसे क्वेश्चन इसके ऊपर आए हैं। तो पूरा टॉपिक ध्यान से देखो। और इसके अंदर कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाए जाते ही नहीं, उसको स्किप कर दिए जाते हैं। ये छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं लेकिन पढ़ाए नहीं जाते, लेकिन उसको हम जो है टोटली पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो आप कॉन्सेप्ट को नोट डाउन करो, क्वेश्चन से आए तो उसको पॉज करके ट्राई करो। तो इतने इन्फॉर्मेशन के साथ शुरू करते हैं अपना लेक्चर। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना लेक्चर। आज हमारा टॉपिक है डिस्पर्जन इन प्रिज्म। तो देख सकते हो अपने स्क्रीन पर इस तरह से प्रिज्म के अंदर किस तरह से एक वाइट लाइट एंटर कर रहा है और अपने कंपोनेंट कलर में वो स्प्लिट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म कर क्या रहा है, एक वाइट लाइट को अपने कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में वो डिस्पर्स कर दे रहा है। लेकिन आप देख रहे हो कि मतलब सबका जो एंगल ऑफ डेविएशन है वो अलग अलग है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँ कि यहाँ पे ये मेरा प्रिज्म है, ठीक है। यहाँ से क्या एक वाइट लाइट एंटर कर रही है, उसके बाद यहाँ पे अब यहाँ पे क्या होता है कि उस जो है स्प्लिट कर जाती है अपने कंपोनेंट कलर में। लेकिन सबका जो है सेम स्प्लिटिंग नहीं है। मतलब देखो कोई लाइट ज़्यादा बेंड कर रहा है, कोई लाइट कम बेंड कर रहा है। मतलब वायलेट लाइट सबसे नीचे देखोगे आप और उसके बाद देख रहे हो कि और जो रेड लाइट का जो है सबसे मिनिमम है, ठीक है। ये रेड है और ये वायलेट है और उसके बीच में अपने सारे कंपोनेंट्स कलर हैं, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है भाई, क्या कलर बदलने से मतलब कलर हमने लाइट का बदल दिया, उसके हिसाब से इसका जो है बेंडिंग चेंज हो गया, ठीक है। तो इसको ही हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से होता है और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, हम सब कुछ स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्पर्जन का डेफिनेशन क्या होता है। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखो डिस्पर्जन का, लिखो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट, splitting of white light into its constituent colors, ठीक है। तो प्रिज्म का डेफिनेशन क्या है, द फिनोमिनन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर इज कॉल्ड डिस्पर्जन, ठीक है। वाइट लाइट कैसे अपने कंपोनेंट कलर में डिस्पर्स कर जा रहा है उसको हम जो है डिस्पर्जन कहते हैं। तो यहाँ पे ये किस तरह से होता है उसको हम समझते हैं। देखो ध्यान से, क्या होता है कि हमको पता है कि यहाँ पे हम अगर विबग्योर ड्रॉ करो, VIBGYOR विबग्योर हम इस तरह से लिखें तो ये अलग अलग कलर है। हमको पता है कि रेड लाइट होता है उसका वेवलेंथ जो होता है सबसे मैक्सिमम होता है, ठीक है। मतलब इस तरह से अगर हम जाएँ तो लैम्बडा जो है इंक्रीज कर रहा है, लैम्बडा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और रेड लाइट का जो लैम्बडा होता है सबसे मैक्सिमम होता है और वाइट लाइट का लैम्बडा सबसे मिनिमम होता है अमॉन्ग द 7 कलर्स, ठीक है। तो अब देखो हम इतना हमको पता चल गया। अब जो है ना, अब हमको ये भी पता होना चाहिए कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने पढ़ा है अभी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, मतलब कहीं ना कहीं हमने इसको पढ़ा हुआ है। जब हम लोग रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि जो लैम्बडा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। मतलब जिस मटेरियल का जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मटेरियल के अंदर वेवलेंथ ऑफ लाइट उतनी कम होगी, ठीक है। जैसे मान लो इसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है तो इसके अंदर लाइट ट्रैवल करेगी तो उसका वेवलेंथ जो है डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो म्यू इंक्रीज होगा। तो अगर म्यू इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है कि वेवलेंथ डिक्रीज होगा, ठीक है, वेवलेंथ डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या है, विबग्योर के अंदर रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होता है। रेड लाइट का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होगा मतलब क्या, इसका जो म्यू है सबसे मिनिमम होगा और इसका जो म्यू है वो सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है। इतनी बात समझ पड़ गई। और हमने पिछले लेक्चर के जाते जाते एंड में हमने जो है मिनिमम डेविएशन वाला केस निकाला था, उसके अंदर हमने जो है डेविएशन निकालने का फॉर्मूला देखा था। तो उसके अंदर डेविएशन का फॉर्मूला क्या था, उसके अंदर हमारा डेविएशन का फॉर्मूला आया था
कि a इंटू म्यू माइनस 1, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया था ना मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के अंदर कि a इंटू म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? ये फॉर्मूला तभी वैलिड होता है जब हमारा प्रिज्म जो है मतलब बहुत छोटा हो, ठीक है। फॉर्मूला जो तभी वैलिड है, वैलिड ओनली ऑन स्मॉल एंगल्स। हमने मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन निकाला था, उसके अंदर हमने जो है इसको स्मॉल एंगल मान के साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा करके हमने ये डेरिवेशन किया था, एंगल ऑफ डेविएशन इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1। अब क्या होता है किसी प्रिज्म के अंदर a तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा भाई, ये a होता है प्रिज्म का एंगल, a क्या होता है प्रिज्म का एंगल, तो किसी भी प्रिज्म के अंदर a तो कांस्टेंट रहता है। अब चेंज क्या कर सकता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वायलेट लाइट का सबसे मैक्सिमम है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वायलेट लाइट का सबसे मैक्सिमम है, मतलब क्या है कि उसका जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा ना वो सबसे मैक्सिमम होगा। मतलब एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंगल ऑफ डेविएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इस तरह से लिख दो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। मतलब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज करेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि वायलेट लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है, मतलब क्या है कि उसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, मतलब उसका बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखोगे कि ये मेरा नॉर्मल लाइट है, यहाँ पर रेड लाइट का बेंडिंग कम हुआ है और वायलेट लाइट का बेंडिंग सबसे ज़्यादा हुआ है। मतलब यहाँ पे अगर एंगल ऑफ डेविएशन देखें तो ये देखो ये है, ये एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रेड लाइट, ठीक है, और ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट। तो देख रहे हो कितना फर्क आ रहा है, ये रेड लाइट का डेविएशन इतना और वायलेट लाइट का डेविएशन उससे ज़्यादा मैक्सिमम है, और उसके बीच में यहाँ पे ये सारे रेज लाई करेंगे, विब और VIB GY और इस तरह से सारे रेज लाई करेंगे। तो इसको डेफिनेशन समझ गए क्या होता है, जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ेगा वैसे वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, और जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा वैसे एंगल ऑफ डेविएशन भी घटता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है, और ये याद रखना कि अब आज जितने लेक्चर में जितनी बातें करेंगे ना वो सारे स्मॉल प्रिज्म के लिए वैलिड होगा, बिकॉज सारे के अंदर हम ये फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। मतलब क्या है कि लेक्चर के अंदर जितने भी प्रिज्म होंगे वो स्मॉल प्रिज्म की हम बात करेंगे। ओके, इतनी बात समझ पड़ गई कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन किसका सबसे मैक्सिमम है? वायलेट लाइट का, मतलब वायलेट लाइट की बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगी और रेड लाइट की बेंडिंग सबसे कम होगी। तो आज का हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। और ये जो होता है ना कि लैम्बडा इंक्रीज करने से वेवलेंथ, लैम्बडा डिक्रीज करने से म्यू इंक्रीज करता है, ये जो है कॉची फॉर्मूला से आता है, उसको हम जाना नहीं बिकॉज हमारे सिलेबस में नहीं है। कॉची फॉर्मूला कुछ इस तरह से आता है कि म्यू इक्वल टू म्यू नॉट प्लस a अपॉन लैम्बडा स्क्वायर। ये जो अपना कॉची फॉर्मूला आता है इसके अंदर से हम डिराइव कर सकते हैं कि भाई अगर म्यू बढ़ेगा तो जो है लैम्बडा डिक्रीज करेगा, लेकिन वो अपने सिलेबस में नहीं है तो अपने को उससे कोई काम नहीं है। आपसे भी ये याद रखो कि जैसे जैसे म्यू बढ़ाओगे वैसे लैम्बडा डिक्रीज करेगा। हाँ, मतलब ऐसे डायरेक्ट लीनियर प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, यहाँ पे देखो कुछ स्क्वायर वाली प्रोपोर्शनलिटी आ रही है, लेकिन जैसे लैम्बडा बढ़ाओगे वैसे वैसे म्यू तो डिक्रीज होगा ही, ठीक है, मतलब इनवर्स प्रोपोर्शनल तो है ही। तो इसके बेस पर हम डायरेक्टली क्वेश्चंस करते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं, वन बाय वन हम सारे क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं, उसके बाद अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स अब हम वन बाय वन क्वेश्चन लेना शुरू करते हैं जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाए, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, अ वाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन द इंटरफेस ऑफ ग्लास एंड एयर एज शोन इन द फिगर। इफ ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड देन द एमर्जिंग रेट ऑफ द एयर कंटेन्स। मतलब क्या है कि यहाँ पे इस तरह से हमको ग्लास एयर का वो दिया है, सरफेस दिया है, ठीक है, मतलब नीचे जो है ग्लास है, ऊपर एयर है। क्या बोल रहे हैं कि जो ग्रीन लाइट आ रही है वो जस्ट इस तरह सरफेस से पास कर रही है, मतलब ग्रीन लाइट इज जस्ट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड, मतलब ये वाला हमारा एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बोल रहे हैं कि कौन से मतलब द एमर्जिंग रे कंटेन्स, मतलब बाहर कौन से रेस आ रही। तो यहाँ पे ऑप्शन हमको दिए हैं येलो, ऑरेंज, रेड, वायलेट, इंडिगो, ये सब ऑप्शन दिए हैं। तो हमको पता है विब्ग्योर के अंदर ग्रीन लाइट के ही बीच में आता है, मतलब कि वायलेट, इंडिगो, ब्लू और येलो, और इसके देखो वायलेट, इंडिगो, ब्लू का वेवलेंथ क्या होता है, देखो रेड का वेवलेंथ सबसे मैक्सिमम होता है, वायलेट का मिनिमम। मतलब ग्रीन लाइट कंपैरिजन में ये तीन वेवलेंथ, इसका वेवलेंथ कम होगा और इसका जो वेवलेंथ होगा वो ज़्यादा होगा, है कि नहीं। मतलब इसका वेवलेंथ कम मतलब इसका म्यू ज़्यादा और इसका म्यू जो होगा कम होगा, है ना भाई। इसका वेवलेंथ ज़्यादा मतलब इसका म्यू कम, इसका म्यू ज़्यादा है मतलब क्या है कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा और इसका जो है एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा।
मतलब सिंपल जो वायलेट, इंडिगो, ब्लू है ना, इनका क्या है, बेंडिंग ज़्यादा होगा ना, क्योंकि वायलेट लाइट का बेंडिंग सबसे मैक्सिमम होता है। मतलब वायलेट लाइट का बेंडिंग सबसे ज़्यादा होगा, मतलब कि अगर ग्रीन लाइट इतना बेंड किया है तो वायलेट लाइट उससे भी ज़्यादा बेंड करेगा। ठीक है, देखो ये अपना नॉर्मल है, नॉर्मल से ग्रीन लाइट इतना बेंड किया है तो वायलेट लाइट उससे भी ज़्यादा बेंड करेगा। ये अपना वायलेट लाइट है। ठीक है, और कौन से बेंड करेंगे यहाँ पे, इंडिगो और ब्लू, और इंडिगो और ब्लू भी यहाँ भी होगा। ये अपना इंडिगो और ये अपना ब्लू। ठीक है, अब बाकी की जो 3 है ना, येलो, ऑरेंज और रेड, बिकॉज ग्रीन अपना जस्ट टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड है, तो बाकी की 3 ऊपर ही जाएंगे, मतलब ऊपर जो है रिफ्रैक्शन करेंगे। ठीक है, ऊपर जो है रिफ्रैक्शन करेंगे, बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अपना आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा, येलो, ऑरेंज और रेड। येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो है बाहर रिफ्रैक्शन करेंगे, वही अपना करेक्ट ऑप्शन होगा। ये क्वेश्चन जो है 2004 स्क्रीनिंग में आया था। ओके, इसको रफ करके करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन भी स्क्रीन पे आ चुका होगा आपके, इसको भी आप एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा स्लाइड चेंज है इसके अंदर। क्या है, लिखा है कि अ ग्रीन लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वाटर टू एयर इंटरफेस एट एन क्रिटिकल एंगल थीटा, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, मतलब ग्रीन लाइट जो है वाटर टू एयर इंटरफेस में है क्रिटिकल एंगल थीटा में, तो कौन सा स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट होगा। तो इसके अंदर सिंपली खाली फ्रीक्वेंसी की बात की है, तो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आप सोचो और इसको एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। सेम वही केस हो रहा है इसमें भी कि भाई ग्रीन लाइट आया, सरफेस पे टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड कर जा रहा है, लेकिन इसकी तो फ्रीक्वेंसी की बात करनी है कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तब वो रिफ्लेक्ट करेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी तब वो रिफ्रैक्शन करेगा। तो किस तरह से इसको सोचेंगे, देखो कि ध्यान से ग्रीन लाइट की, देखो यहाँ पे विप और फिर से ड्रॉ कर देता हूँ, लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे इसका जो वेवलेंथ है ज़्यादा है ग्रीन के कंपैरिजन में, और इसका जो वेवलेंथ है कम है ग्रीन के कंपैरिजन में। इसका वेवलेंथ कम है, अब हमको पता है कि v = f लैम्बडा होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब क्या है कि इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा और इसका फ्रीक्वेंसी जो है कम होगा एज कंपेरिजन टू ग्रीन लाइट। ठीक है, तो ग्रीन लाइट अगर जस्ट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड कर जा रहा है, तो देखोगे ध्यान से कि लैम्बडा ज़्यादा, लैम्बडा कम, मतलब इसका म्यू ज़्यादा होगा। म्यू ज़्यादा मतलब क्या है कि इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा, है ना, समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ। अगर म्यू ज़्यादा है मतलब एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा, और इसका जो है म्यू कम है मतलब एंगल ऑफ डेविएशन कम। तो सिंपली वायलेट लाइट जो है यहाँ पे अंदर ही करेगा, तो वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी, वायलेट लाइट जो है टोटली इंटरनल रिफ्लेक्ट कर जा रहा है, वायलेट, इंडिगो और ब्लू, और येलो, ऑरेंज और रेड बाहर आ जाएंगे। लेकिन उसकी क्या है, येलो, ऑरेंज और रेड का फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी कम है एज कंपेरिजन टू ग्रीन, उसका फ्रीक्वेंसी जो है कम है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा अपना, द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट हुज फ्रीक्वेंसी इज लेस देन दैट ऑफ ग्रीन लाइट विल कम आउट ऑफ द एयर मीडियम। बस सिंपली बात है, इसका जो वेवलेंथ जो होगा, देखो ध्यान से, इसका वेवलेंथ जो है ज़्यादा है येलो, ऑरेंज और रेड का, मतलब क्या है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ग्रीन लाइट से कम जिसकी फ्रीक्वेंसी होगी वो जो है एयर वाटर सरफेस से बाहर आ जाएगा। ओके, इसको रटना नहीं, आपको कॉन्सेप्चुअली समझना है कि भाई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं, और म्यू और लैम्बडा भी इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो उस सबसे आप इसको निकाल सकते हैं। तो अब करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। तो देखो थर्ड क्वेश्चन भी जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको पॉज करके ट्राई कर लो। क्वेश्चन क्या दिया है कि अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू कलर इज इंसिडेंट ऑन अ राइट एंगल प्रिज्म। एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास एक राइट एंगल प्रिज्म है और ये एंगल हमको दिया है 45 डिग्री, ये 90 डिग्री है, मतलब डेफिनेटली ये भी 45 डिग्री होगा। ओके, अब क्या बोला है कि 3 लाइट इंसिडेंट किए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं सबके अलग अलग, द प्रिज्म विल, ठीक है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सेपरेट पार्ट ऑफ रेड कलर फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू कलर, सेपरेट पार्ट ऑफ ब्लू कलर फ्रॉम ग्रीन एंड रेड कलर। तो सोचो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से प्रोसीड करेंगे। भाई क्वेश्चन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है इसको क्या यूज़ हो सकता है, क्वेश्चन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए हैं सबके अलग अलग, देखो अलग अलग लाइट के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गए हैं। यहाँ पर हमारे पास रेड है और ग्रीन है और ब्लू है। रेड का दिया है 1.39, ग्रीन का दिया है 1.44 और क्या बोलते हैं इसका दिया है 1.47। तो भाई अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हो क्या सकता है। यहाँ पे अगर तीनों लाइट, देखो इस मैं एक लाइट को पकड़ के चल रहा हूँ, अगर एक लाइट इस तरह से स्ट्राइक कर रही है तो यहाँ पे क्या है, क्या बोला है कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल दिस, तो ऑप्शन कौन से करेक्ट होंगे, सेपरेट पार्ट ऑफ रेड कलर फ्रॉम द ग्रीन एंड ब्लू कलर। तो यहाँ पे सोचो सेपरेट दोनों, अगर 3 रेज देखो अलग अलग हैं वो किस तरह सेपरेट हो सकते हैं। ऐसा कुछ हो जाएगा किसी का जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए और किसी का जो है रिफ्रैक्शन हो जाए, तो रे अपने आप सेपरेट हो जाएंगे, है ना।
भाई कोई ऐसी रे होगी जिसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है कुछ अलग म्यू के हिसाब से, और कोई मतलब अलग म्यू के हिसाब से उसका रिफ्रैक्शन होगा, तो रे अपने आप सेपरेट आउट कर जाएंगी। तो यहाँ पे देखो ये थीटा सी हम निकाल लेते हैं कि थीटा सी कितना होगा, ये भाई क्रिटिकल एंगल कितना होगा उसके हिसाब से निकाल लेते हैं। तो डेफिनेटली देखो कि थीटा एंगल आप ज्योमेट्री सॉल्व करोगे तो 45 डिग्री आएगा ना, बिकॉज पूरा 90 है, ये 90 है तो ये 45 होगा, और ये पूरा 90 है तो थीटा सी इक्वल टू कितना आ गया अपना 45 डिग्री। तो थीटा सी 45 है तो हम म्यू निकाल सकते हैं ना, सॉरी हम क्रिटिकल एंगल दिया तो म्यू निकाल सकते हैं, म्यू इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/c, इस तरह से कर सकते हैं। ये साइन सी इक्वल टू 1, देखो क्या होता है 1/म्यू, या तो म्यू इक्वल टू 1/साइन सी होता है ना, साइन 45 हो जाएगा √2, तो 1/√2 का हो जाएगा √2, ठीक है। तो म्यू इक्वल टू √2 आ रहा है, मतलब म्यू इक्वल टू 1.414 आ रहा है। मतलब सुनो अब ये निकाला, इससे फ़ायदा क्या हुआ, मतलब जो रे ऑफ लाइट इससे ज़्यादा होंगे, देखो अगर थीटा सी इससे ज़्यादा हो गया मतलब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.1414 से ज़्यादा है, ठीक है, उसका क्या हो जाएगा, उसका जो है यहाँ पे देखो रेड लाइट का देखो ये 1.44 है और ये 1.47 है, ठीक है। तो इन दोनों का देखो इन दोनों का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है, ग्रीन और ब्लू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे ज़्यादा है। मतलब क्या है कि ग्रीन और ब्लू लाइट इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएंगे, है ना, ग्रीन और ब्लू लाइट इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएंगे, और रेड लाइट जो है बाहर निकल जाएगा और रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो है क्रिटिकल एंगल पे रीच ही नहीं किया है ना अभी। सोचो रेड लाइट का 1.39 है, तो इसका अगर आप सी निकालोगे ना साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू, तो ये जो है अभी क्रिटिकल एंगल से कम है, सी इज लेस देन द क्रिटिकल एंगल। यहाँ पे ये जो क्रिटिकल एंगल आएगा, ये जो थीटा आएगा वो क्रिटिकल एंगल से कम होगा। तो अगर थीटा क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन कर जाएगा ना, समझ रहे हो। अगर थीटा क्रिटिकल एंगल ज़्यादा हो जाएगा तब वो जो है अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सेपरेट अ पार्ट ऑफ रेड कलर। देखो रेड कलर इस तरफ आ गया और ब्लू और ग्रीन इस तरफ आ गए, मतलब रेड कलर सेपरेट आउट हो गया। तो सेपरेट पार्ट ऑफ रेड कलर फ्रॉम ग्रीन एंड ब्लू कलर, अपना मतलब ए ऑप्शन जो है इसके अंदर करेक्ट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके बेस पे, ठीक है। तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन हम, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये क्वेश्चन IIT JEE 2008 में आया था। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, टू बीम ऑफ रेड एंड वायलेट कलर आर मेड टू पास सेपरेटली थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, इन द पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। अच्छा इसके अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा है, हाँ ये बात आप ध्यान रखना, इसको पॉज करके बाद ट्राई कर लो। क्या बोला है कि रेड और वायलेट को अलग अलग पास किया है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक वाइट लाइट में और रेड और वायलेट हुए और उसको जो है उसका रिफ्रैक्शन हुआ, ऐसा नहीं है। हमने अलग एक मोनोक्रोमेटिक लाइट अलग लिया रेड और एक वायलेट लाइट अलग लिया है, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ कि वाइट लाइट स्प्लिट हुआ है इसमें कलर में, अलग अलग हम उसको पास कर रहे हैं। ये बोला गया है क्वेश्चन में, पास टू सेपरेटली थ्रू अ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री, यहाँ पे इसका 60 डिग्री एंगल दिया है, ठीक है। इन द पोजिशन ऑफ मिनिमम डेविएशन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी। अच्छा मिनिमम डेविएशन में कितने केस हमने लिखा है तो आपको पता होगा कि जब मिनिमम डेविएशन होता है तब I इक्वल टू ई हो जाता है, R1 इक्वल टू R2 हो जाता है, ठीक है। ये सब हमने लिखवाया था आपको मिनिमम डेविएशन के केस में। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट इस तरह से आती है वो सरफेस के पैरेलल हो जाती है, यहाँ पे R1 और R2 दोनों बराबर होते हैं। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में बताई थी कि जब मिनिमम डेविएशन होता है कि यहाँ पे ये जो रे ऑफ लाइट है ये नीचे वाले बेस के पैरेलल हो जाती है। तो सोचो ध्यान से, अगर रेड लाइट है उसका मिनिमम डेविएशन हो रहा है, ब्लू लाइट है उसका मिनिमम डेविएशन हो रहा है, मतलब अंदर जो ये अपना रिफ्रैक्शन एंगल होता है। देखो उन्होंने एंगल ऑफ डेविएशन की बात नहीं की है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो अगर रेड लाइट है उस हिसाब से ब्लू लाइट भी आएगा, उसका भी ऐसा ही होगा, तो उसका भी अभी भी R सेम आएगा दोनों के अंदर। तो रेड और ब्लू, देखो रेड और ब्लू अलग अलग भले मतलब उनके वेवलेंथ अलग अलग भले हों, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दोनों को सेम आएगा, क्योंकि मिनिमम डेविएशन के केस में I इक्वल टू ई होता है और R1 इक्वल टू R2 होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन मतलब ये जो रिफ्रैक्शन का एंगल है वो दोनों के लिए सेम आएगा, मतलब 30 डिग्री फॉर बोथ द कलर। ये अपना करेक्ट आंसर होगा इसके अंदर, ओके। समझ बेटा, अगर यहाँ पे अगर उन्होंने एंगल ऑफ डेविएशन पूछा होता ना तब ब्लू का ज़्यादा होता एज कंपेरिजन टू रेड। एंगल ऑफ डेविएशन की बात ही नहीं की, वो तो पूछ रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और वो भी मिनिमम डेविएशन के केस में। तो मिनिमम डेविएशन के केस में ये तो दोनों सेम ही आएगा ना, R की वैल्यू, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म तो चेंज ही नहीं कर रहा है, तो किस पे फ़र्क पड़ेगा,
ठीक है। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में पड़ा होगा 30 डिग्री फॉर बोथ द कलर, इसके अंदर करेक्ट आंसर है। इसके अंदर उन्होंने आपके साथ ब्लफ करने की कोशिश की है। हम हमेशा एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में सोचते रहते हैं कि भाई ब्लू का ज़्यादा होगा रेड से कम, लेकिन इस बार उन्होंने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ के हमको कंफ्यूज किया था, ठीक है। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, उसको भी एक बार पॉज करके ट्राई कर लो। ये क्वेश्चन जो है 2006 में आया था IIT में। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास इज 1.520 ऑफ रेड लाइट एंड 1.525 ऑफ ब्लू लाइट। अब D1 एंड D2 आर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। अब देखो इसके अंदर मिनिमम डेविएशन एंगल की बात की है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं पूछ रहे हैं इसके अंदर। तो क्या बोला है, किसका ज़्यादा होगा, ठीक है। D1 और D2 एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन है। तो यहाँ पे सिंपल भाई, अगर जिसका वेवलेंथ ज़्यादा, जिसका देखो ब्लू, देखो रेड लाइट का वेवलेंथ, रेड लाइट का म्यू क्या दिया है, रेड लाइट का म्यू दिया है 1.520 और ब्लू लाइट का म्यू क्या दिया है, म्यू इक्वल टू 1.525। तो भाई जिसका म्यू ज़्यादा होगा उसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा। एंगल ऑफ डेविएशन हमको डायरेक्ट रिलेशन पता है ना, इसमें थोड़ी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछ रहे हैं। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा D2 ग्रेटर देन D1। क्यों, क्योंकि μ2 इज ग्रेटर देन μ1 है ना। ब्लू लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, क्योंकि विप क्यूआर के अंदर ब्लू लाइट ऊपर आता है, मतलब विप VIB GYOR आर का वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब म्यू मिनिमम, और इसका जो है वेवलेंथ कम होता है ब्लू लाइट का, लेकिन उसका म्यू ज़्यादा होता है, ठीक है। तो म्यू ज़्यादा होगा मतलब क्या है कि एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा, तो D2 इज ग्रेटर देन D1। ओके, इसके अंदर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, इसके अंदर एंगल ऑफ डेविएशन पूछे हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन तो ज़्यादा ही होता है ना ब्लू का एज कंपेरिजन टू रेड। ओके, तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। अब क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इसके अंदर, तो इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो टॉपिक डालो यहाँ पे एंगल ऑफ डिस्पर्जन। एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। अब अभी से लेकर 10 मिनट तक आप ध्यान सुनना मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, पूरा जो है टॉपिक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे ना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा एकदम इजीली, ठीक है। एंगल ऑफ डिस्पर्जन, जिसको हम थीटा से डिफाइन करेंगे यहाँ पे। तो एंगल ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है, पहली बात तो समझ लो, जितनी भी बातें कर रहे हैं सब जो है स्मॉल प्रिज्म के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है, वो बात समझ जाना। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक स्मॉल प्रिज्म ले लेता हूँ इस तरह से। ओके, एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या है कि यहाँ पे देखो इस तरह से लाइट आती है, और लाइट जो है मतलब स्प्लिट, मतलब डेविएट कर जाती है अपने पाथ से। ये राइट का ओरिजिनल पाथ होता है, देखो इस तरह से लाइट आती है एक रेड में, और इस तरह से ब्लू में डेविएट कर जाती है। और ये लाइट का देखो ये क्या है, डेविएशन ऑफ, मैं यहाँ पे दो एक्सट्रीम कलर की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या होगा, रेड, और ये क्या है, वायलेट। वायलेट का डेविएशन ज़्यादा होता है एज कंपेरिजन टू रेड, ठीक है। वायलेट का डेविएशन ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू रेड, ठीक है, रेड का डेविएशन है। और ये अपना लाइट का ओरिजिनल पाथ है, लाइट इस तरह जाना चाहता था लेकिन अपने पास से इतना डेविएट कर गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये अपना है, ये क्या है अपना, ये अपना डेविएशन ऑफ रेड लाइट, ये अपना डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट। लेकिन एंगल ऑफ डिस्पर्जन क्या होता है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन होता है एंगल बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स। यहाँ पे इन दोनों बीच में देखो, रेड और वायलेट लाइट के बीच में जो एंगल है ना, रेड और वायलेट लाइट के बीच में जो एंगल है थीटा, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है कि बताता है कि भाई देखो दोनों कितना डिस्पर्ज हुए हैं, देखो रेड और वायलेट के बीच में कितना डिस्पर्जन है। ये भी जो है म्यू पर डिपेंड करना चाहिए। सोचो कि जितना ज़्यादा मतलब म्यू होगा उसके हिसाब से उतना ज़्यादा डिस्पर्जन होगा, म्यू ज़्यादा होगा तो उतना ज़्यादा डेविएशन करेगा वो, क्योंकि जैसा म्यू बढ़ता है वैसे वैसे डेविएशन बढ़ता है। तो वो भी प्रिज्म के म्यू पर डिपेंड करना चाहिए। मान लो इसका म्यू जो है म्यू है और इसका जो एंगल है वो ए, ठीक है। तो किस तरह से थीटा हम डिफाइन करेंगे, थीटा के यहाँ पर डिफाइन कर दो, द एंगल बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स। इसको हम बोलते हैं थीटा, ठीक है। तो थीटा का फॉर्मूला किस तरह से आएगा, अब थीटा जो है देखो ध्यान से, हमको पता है कि जो डेविएशन होता है, डेविएशन क्या होता है कि a इंटू म्यू माइनस 1 होता है, a इंटू म्यू माइनस 1। तो थीटा फाइंड करना हो, थीटा के लिए क्या कर सकते हैं हम, थीटा के लिए हम डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट, देखो वायलेट लाइट का डेविएशन माइनस रेड लाइट का डेविएशन कर दूंगा तो थीटा मिल जाएगा ना अपने को। डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट माइनस डेविएशन ऑफ रेड लाइट, तो अपने को मिल जाएगा थीटा। अब डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट होगा तो क्या होगा, यहाँ पे लिखोगे
डेविएशन ऑफ वायलेट लाइट लिखूंगा ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट लाइट -1, ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट -1 माइनस ए इंटू म्यू ऑफ रेड -1, ये हो जाएगा अपना थीटा। देख रहे हो थीटा वायलेट लाइट के लिए क्या हो जाएगा, ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट -1 माइनस ए टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ रेड -1। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखोगे अगर तो -1 और ये +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से थीटा का फॉर्मूला आ जाएगा ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। ठीक है, ये अपने थीटा का फॉर्मूला जाएगा, म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिस्पर्जन। इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिस्पर्जन। ठीक है, इसके बीच में बेसिक क्वेश्चन अभी हम कर लेंगे। एंगल ऑफ डिस्पर्जन इसको बोलते हैं कि भाई वायलेट लाइट का जो है डेविएशन माइनस रेड लाइट का डेविएशन, वो हमको मिल जाएगा थीटा। और थीटा है क्या, एंगल बिटवीन द टू एक्सट्रीम कलर्स, उसको हम बोलते हैं थीटा। इसके बीच में बाकी सब कलर्स भी हैं, लेकिन हम जो है दो एक्सट्रीम कलर के बीच में एंगल ले रहे हैं, उसको हम बोलते हैं थीटा। और इसी के अंदर दूसरा अपना टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर, अच्छा डिस्पर्सिव पावर का नाम सुन के आपको क्या पता चलता है, डिस्पर्सिव पावर मतलब प्रिज्म का कितना पावर है, मतलब कि जो है लाइट को स्प्लिट करने का, लाइट को स्प्लिट करने का कितना पावर है, उसको हम डिफाइन करते हैं डिस्पर्सिव पावर। ठीक है, समझ रहे हैं, मतलब सोचो डिस्पर्सिव पावर क्या होता है, पावर दिखा रहा है, जितना पावर इसका ज़्यादा होगा उतना ही लाइट को स्प्लिट करेगा, उतना ही ये लाइट को स्प्लिट करेगा। तो इसका फॉर्मूला सिंपल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, या तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्जन to the dispersion of येलो लाइट। ठीक है, तो क्या होता है, इसका रेशियो है, किसका रेशियो है, डिस्पर्सिव पावर, जिसको हम ओमेगा से डिफाइन करते हैं। ओमेगा किसका रेशियो है, थीटा अपॉन डेल ऑफ वाई। थीटा क्या होता है, डिस्पर्सिव मतलब एंगल ऑफ डिस्पर्जन, तो इट इज़ ए रेशियो ऑफ एंगल ऑफ डिस्पर्जन टू द डिस्पर्जन ऑफ द येलो लाइट। येलो लाइट का कितना डिस्पर्जन हो रहा है, उसको उन दोनों का देखो टोटल, देखो म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड के एंगल ऑफ डिस्पर्जन, उसको हम रेशियो ले लें टू द डिस्पर्जन ऑफ येलो लाइट, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्सिव पावर। अब यहाँ पे येलो लाइट ही हम क्यों ले रहे हैं, उसका आपको रीज़न बताऊँगा। इसका एक्चुअली रीज़न होता है येलो लाइट लेने का कि हम जो क्या करते हैं, इस तरह से विबग्योर लिखते हैं। देखो साइड में इसका रीज़न लिख लो, येलो लाइट क्यों लेते हैं, बिकॉज कभी कभार जो है क्या पता थियोरेटिकल क्वेश्चन में आ जाए। तो यहाँ पर देखो विबग्योर, VIBGYOR, यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में देखोगे तो यहाँ पे तो डिस्पर्जन ऑफ येलो लाइट की जगह यहाँ पे इस तरह से लिख लो, डिस्पर्जन ऑफ मीन लाइट। ठीक है, तो येलो को हम जो है यहाँ पे मीन लाइट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो येलो है इसको हम मीन लाइट लेते हैं। मीन मतलब भाई जो विबग्योर होता है सारे कलर्स का मीन, मतलब सारे कलर के बीच का एवरेज। लेकिन आप देखोगे कि सारे कलर्स के बीच में तो ग्रीन लाई कर रहा है भाई, 3 ऊपर 3 नीचे, एग्जैक्टली बीच में तो ग्रीन है, लेकिन तो भी हम येलो को मीन लाइट क्यों लेते हैं। उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पे ये जो इनका इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ है, दोनों का जो एवरेज करूँगा, मतलब दोनों के वेवलेंथ को जो एवरेज करूँगा, वो वेवलेंथ मतलब येलो वाले वेवलेंथ के रीजन में आता है। ठीक है, देखो सबका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर असाइंड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ है, जैसे कि आपने स्क्रीन पर देख सकते हो, ये सारे मतलब सबके पर्टिकुलर असाइंड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, सबके कुछ ना कुछ रेंज हैं। तो अगर मैं वायलेट लाइट और रेड लाइट के जो रेंज है, उनका जो एक्सट्रीम वेवलेंथ है, उसका अगर रेशियो लूँ तो येलो लाइट के जो है उसके बीच में कहीं आ जाता है। ठीक है, मतलब क्या है कि म्यू ऑफ येलो लाइट इज इक्वल टू म्यू ऑफ वायलेट लाइट प्लस म्यू ऑफ रेड लाइट डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो कभी कभार क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पे हम येलो लाइट लेते हैं, कभी कभार क्वेश्चन में येलो लाइट का हमको म्यू दिया नहीं रहता, तो आप सिंपली ये यूज़ कर सकते हो। जब येलो लाइट का म्यू नहीं दिया हो तब म्यू ऑफ येलो लाइट इक्वल टू म्यू ऑफ वायलेट प्लस म्यू ऑफ रेड बाई 2 कर सकते हो, क्योंकि इन दोनों का वेवलेंथ, देखो वेवलेंथ की बात कर रहा हूँ, इसका जो वेवलेंथ होगा, इसका वेवलेंथ और इसका वेवलेंथ दोनों का मीन लें, अगर लैम्बडा ऑफ रेड प्लस लैम्बडा ऑफ वायलेट डिवाइड बाई 2 करूँ, तो ये जो वेवलेंथ मतलब ये जो है येलो लाइट के वेवलेंथ के नज़दीक आता है। ठीक है,
इसलिए जो हम येलो लाइट को मीन लाइट मानते हैं, इसलिए जो येलो लाइट को क्या मानते हैं हम, मीन लाइट। तो ये रीज़न जो है आप लिख सकते हैं इसको, भाई येलो लाइट को मीन लाइट क्यों लिया जाता है। सिंपल इसका रीज़न है कि दोनों वेवलेंथ का जो एवरेज होता है वो येलो लाइट के रीजन में लाइन करता है, इसलिए जो हम येलो लाइट को मीन लाइट मानते हैं। ओके, तो कभी क्वेश्चन में येलो लाइट का वेवलेंथ नहीं दिया हो, येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हो, तो आप डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, रेड लाइट प्लस येलो लाइट, अभी इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, इन दोनों का मीन कर लोगे तब को जो है म्यू ऑफ येलो लाइट मिल जाएगा। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या है, देखो डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला, यहाँ पर इसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या है, थीटा, थीटा क्या है, ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड लाइट अपॉन डेल ऑफ वाई क्या होगा, देखो जैसे यहाँ पे येलो लाइट के लिए लिखा था वायलेट लाइट के लिए, तो ये हो जाएगा ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ येलो -1। तो यहाँ से जो अपना ओमेगा का फॉर्मूला आ रहा है वो म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन म्यू ऑफ येलो -1। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप जो है शॉर्ट नोट्स की तरह लिख सकते हो, इसको जो है दीवार पर कहीं चिपका के रख सकते हो, बिकॉज ये जो ऐसे सब कॉन्सेप्ट है जल्दी दिमाग से निकल जाते हैं। आपको पता ना चाहिए भाई थीटा क्या है, एंगल ऑफ डिस्पर्जन, ओमेगा क्या है, डिस्पर्सिव पावर है। ओके, इसके बेस पे क्वेश्चंस आए हैं और जे मेंस 2021 में भी क्वेश्चन आए हैं, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। जे मेंस और जे एडवांस में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ओके, कई कई इंस्टीट्यूट में इसको टॉपिक को स्किप कर दिया जाता है, लेकिन हम जो है उसको पूरे करेंगे। इसको रफ करके अब जो है अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। तो दो टर्म्स आपको पता चलेगा, एंगल ऑफ डिस्पर्जन और डिस्पर्सिव पावर। अब इसको यूज़ करके हम प्रिज्म की दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। वो प्रॉपर्टी है डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन एंड डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम क्या करेंगे, दोनों को पैरेलल पढ़ेंगे तब आपको समझ पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों टॉपिक को पैरेलल पढ़ेंगे। इसके अंदर देखो प्रिज्म के अंदर दो कॉन्सेप्ट होता है, एक तो होता है यहाँ पे कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, मतलब विदाउट डिस्पर्जन मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट में हम दो प्रिज्म लेते हैं। ठीक है, और दो प्रिज्म को कुछ इस तरह से अरेंज करते हैं, ध्यान से देखो। थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देता हूं इसको। ठीक है, मान लो पहला प्रिज्म, इसको जो एंगल ऑफ ये ए है, मान लो ये जो है अपना ए डैश है। ठीक है, मान लो इसको जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू है, और मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग प्रिज्म का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो होता क्या है, यहाँ पे एक सोचो, एक लाइट आएगा, वाइट लाइट यहाँ पे आएगा, वो जो है अपने दो कंपोनेंट में स्प्लिट होगा। यहाँ पे ये रेड है, ये अपना वायलेट। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक प्रिज्म इसको उल्टा करके हमने रख दिया है। तो उल्टा करके रखने से मतलब यहाँ पे कुछ म्यू इस तरह से सेट होता है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इस तरह से कुछ करती हैं और जो है इस तरह से रे ऑफ लाइट बाहर निकल जाती है। मतलब हमने वाइट लाइट एंटर कराया, देखो हमने वाइट लाइट एंटर कराया और बाहर हमको वाइट लाइट मिल रहा है। वाइट लाइट एंटर कराने से बाहर हमको वाइट लाइट ही मिले। और क्या लिखा है यहाँ पे, देखो डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन, मतलब क्या है कि यहाँ पे डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, विदाउट डिस्पर्जन। ठीक है, देखो यहाँ पर वाइट लाइट जो है अपने कंपोनेंट में स्प्लिट नहीं किया, एक प्रिज्म में स्प्लिट किया, लेकिन उसके बाद जो है हमने फिर से दूसरा प्रिज्म रख दिया, जिससे कि क्या है ये दोनों कलर वापस से कंबाइन होके वापस से जो है इस तरह से वाइट लाइट बना के निकल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन इसको बोल रहा हूँ थीटा, और यहाँ पर जो एंगल ऑफ डिस्पर्जन इसको बोल रहा हूँ थीटा डैश। ठीक है, इतनी बात समझ बड़ी, हो क्या रहा है कि वाइट लाइट को एंटर करा है और वाइट ही लाइट बाहर निकला। ठीक है, वाइट लाइट को एंटर करा है, वाइट लाइट बाहर निकला, कोई भी डिस्पर्जन नहीं हुआ। ठीक है, कोई भी डिस्पर्जन नहीं हुआ। अगर विदाउट डिस्पर्जन बात की, मतलब क्या है कि फाइनल जो रे होगा, फाइनल एमर्जेंट रे इस वाइट लाइट, हाँ लेकिन इसका जो डेविएशन तो होगा, इसका भले डिस्पर्जन नहीं हुआ है लेकिन डेविएशन तो होगा। डेविएशन मतलब क्या होता है कि अपने पास से कितना वो डेविएट कर गया, तो देख रहे अपने पास से इतना वो डेविएट कर गया, डेविएशन तो इसका है। मतलब कुछ ना कुछ डेविएशन तो होगा लेकिन डिस्पर्जन नहीं होगा। वाइट लाइट अपने कंपोनेंट में स्प्लिट नहीं होगा, हाँ लेकिन वो अपने पाथ से तो बेंड कर ही गया। देखो पहले राइट इस तरह जाना चाहता था, लेकिन जो है फाइनली लाइट जो है फाइनल लाइट जो है इस तरह से बाहर निकला, लेकिन वाइट कलर में ही बाहर निकला है।
क्लियर है? तो इसका कॉन्सेप्ट किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके अंदर होना क्या चाहिए, सोचो। अगर वाइट लाइट हमने एंटर करवाया है और बाहर वाइट लाइट ही निकल रहा है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि थीटा, यहाँ पे ये जो थीटा है, ये थीटा डैश दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगर थीटा और थीटा डैश बराबर हो गए ना, तो यहाँ पे वाइट लाइट बाहर नहीं निकलेगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। या तो इसको ऐसे बोल दो कि थीटा नेट जो होना चाहिए, जो कि होता है θ1 प्लस θ2, वो इक्वल टू 0 होना चाहिए। थीटा क्या, डिस्पर्जन। तो भाई हमको विथआउट डिस्पर्जन मतलब क्या है कि थीटा, देखो ऐसे याद रखो आप कि जब भी क्वेश्चन में विथआउट डिस्पर्जन बोला मतलब क्या है कि नेट थीटा 0 होना चाहिए, ठीक है। अब थीटा का फॉर्मूला तो हमको पता है θ1 प्लस θ2, हम इजीली इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इजीली उसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, देखो थीटा प्लस थीटा डैश 0, थीटा क्या होगा पहले वाले प्रिज्म का। तो देखो उसमें जनरली पूछते क्या हैं, इसमें दो चीज़ पूछते हैं, एक तो ये ए डैश की वैल्यू क्या होगी, देखो इसका एंगल ऑफ, जो एंगल ऑफ प्रिज्म इसका अलग है, ए डैश उसकी वैल्यू क्या होगी। दूसरी बात क्या पूछते हैं कि भाई डेविएशन कितना है वो निकालो हमको, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा प्लस थीटा डैश 0 लिखेंगे, हाँ, लेकिन यहाँ पे जो ये थीटा नेट, हाँ यहाँ पे थीटा नेट लिखो। और लेकिन यहाँ पे जो डेल्टा नेट होगा ना, डेल्टा नेट वो 0 नहीं होगा। देखो कुछ ना कुछ डेविएशन तो है ही, थीटा नेट 0 और डेल्टा नेट नॉट 0। थीटा क्या, डिस्पर्जन। देखो बोला है डेविएशन विथआउट डिस्पर्जन, विथआउट डिस्पर्जन मतलब डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, मतलब थीटा नेट 0 और डेल्टा नेट नॉट 0। सिंपल इस तरह से आपको याद रखना है। अब यहाँ पर थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू 0 है। थीटा का फॉर्मूला क्या है, थीटा का फॉर्मूला क्या है, हमने थीटा का फॉर्मूला पढ़ा था ना, ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। तो यहाँ पे थीटा का फॉर्मूला पुट करो कि ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड प्लस थीटा डैश, इसका क्या हो जाएगा ए डैश इंटू म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो ध्यान से, यहाँ से ए डैश की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ए टाइम्स ऑफ म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड। आपको ये सब फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना याद रखो, थीटा प्लस थीटा डैश इक्वल टू 0, और थीटा का फॉर्मूला को पता होना चाहिए कि ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड होता है, ओके। तो यहाँ से इसको हम मतलब इक्विलेट करके हम अपना जो है ए डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पर नेगेटिव साइन इसलिए आ रहा है कि बिकॉज यहाँ पे जो है देखो प्रिज्म को हमने उल्टा रखा है ना, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है, क्लियर है ना। प्रिज्म को हमने उल्टा रख दिया ना, इसलिए हमारा नेगेटिव साइन है। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है कि प्रिज्म को हमने उल्टा रखा है, प्रिज्म इज केप्ट इन्वर्टेड, ओके, ये हमको नेगेटिव साइन दिखा रहे हैं। तो इस तरह से को प्रोसीड करना है। और यहाँ पे अगर डेल्टा नेट पूछा तो देखो डेल्टा नेट तो 0 नहीं है, तो डेल्टा नेट पूछा तो क्या करेंगे हम, डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस 1, यही तो होता है। तो यहाँ पे डेल्टा नेट की फॉर्मूला क्या लिखेंगे हम, ए इंटू म्यू माइनस 1 प्लस ए डैश इंटू म्यू डैश माइनस 1, इस तरह से लिखेंगे। वेर म्यू क्या है, अच्छा म्यू क्या होगा इसके अंदर जो म्यू होगा ना, वो म्यू इज क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मीन लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब सिंपली येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, ठीक है। म्यू क्या है, येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पे इसको दोनों को पैरेलल इसलिए करा रहा हूँ जिससे आप दोनों को कंपेयर कर सको। अच्छा यहाँ पे डायरेक्टली अगर येलो लाइट का वैल्यू नहीं दिया हो, सर येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हो, तो आप डायरेक्टली रेड लाइट और वायलेट लाइट का दोनों का एवरेज ले सकते हो, ठीक है। दोनों का एवरेज करोगे तो म्यू ऑफ येलो लाइट मिल जाएगा, और उसको आपको जो है इस थीटा नेट डेल्टा नेट के अंदर पुट करना है। अब इसके दूसरा टॉपिक होता है जो कि होता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, दोनों को किस तरह से याद रखना है वो भी आपको बताऊंगा मैं। आपको देखने से क्या पता चल रहा है, देखो विदाउट डेविएशन मतलब डेविएशन नहीं हो रहा है। डेविएशन नहीं हो रहा है मतलब क्या है कि डेल्टा नेट इक्वल टू 0, देखो डेविएशन नहीं हो रहा है तो डेल्टा नेट इक्वल टू 0, और डिस्पर्जन हो रहा है, देखो डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन हो रहा है मतलब थीटा नेट नॉट इक्वल टू 0, मतलब बेटा जो है इसका एकदम अपोजिट केस है, इसका बेटा जो है अपोजिट केस है। तो इसके अंदर किस तरह से हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे सेम डायग्राम होता है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि म्यू इस तरह से कुछ सेट होता है कि यहाँ पे देखो कि डिस्पर्जन तो होगा लेकिन डेविएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे वाइट लाइट एंटर करेगा
अब लाइट दो कंपोनेंट में स्प्लिट हुआ इस तरह से, और उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है इसकी यहाँ पर स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है कि इस तरह से रे ऑफ लाइट बाहर निकलता है। ठीक है, यहाँ पे इसकी स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है कि इस तरह से रे ऑफ लाइट बाहर निकलता है। ये अपना ए, ये अपना ए डैश, ओके, ये अपना ए है, अपना ए डैश है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या रे ऑफ लाइट यहाँ पे टकरा, अंदर इस तरह से कुछ हुआ कि रे ऑफ लाइट जो है इस तरह से बाहर निकला। तो देख सकते हो जो फाइनल इमर्जेंट रे है ना, देखो वो इसको डेविएशन एक भी नहीं हो रहा है, देखो एक भी डेविएशन नहीं कर रहा, देखो अपने ओरिजिनल पाथ में ही है। मतलब देखो इससे कंपेयर करोगे तो कोई भी एंगल नहीं बना रहा है, 0 डिग्री है। देखो ये देखो एक भी, इसमें क्या था, ये देखो कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है, थीटा एंगल, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री एंगल बना रहा है, मतलब कि डेविएशन नहीं हो रहा है लेकिन डिस्पर्जन हो रहा है। यहाँ पे ये रेड और वायलेट है ना, तो फाइनली यहाँ पे देखो रेड लाइट इस तरह से गया और रेड लाइट यहाँ पे ये रेड है और ये अपना वायलेट है, मतलब यहाँ पे डिस्पर्जन तो हो रहा है लेकिन डेविएशन नहीं हो रहा है। तो दो प्रिज्म को इस तरह से रखो कि अगर डेविएशन हो लेकिन डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन नहीं हो तो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन। तो इसके अंदर क्या है कि डेल्टा नेट 0 है, डेल्टा नेट इक्वल टू 0। तो डेल्टा नेट से हम जो है अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा नेट 0 करोगे तो क्या होगा, a इंटू म्यू माइनस 1 प्लस a डैश इंटू म्यू डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपना a डैश हम निकाल सकते हैं। a डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ a इंटू म्यू माइनस 1 अपॉन a डैश इंटू अपॉन म्यू डैश माइनस 1। म्यू डैश क्या है, सिंपल, म्यू और म्यू डैश क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट, अलग अलग ग्लास के। यहाँ पे पता है अलग अलग ग्लास हैं, इसके बहुत सारे नाम दिए रहते हैं, क्राउन ग्लास, फ्लिंट ग्लास, इस तरह से अलग अलग नाम होते हैं। ठीक है, यहाँ म्यू डैश ये जो है अलग अलग ग्लास के प्रिज्म बने हुए हैं। अलग अलग ग्लास होगा तो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसको हमने म्यू और म्यू डैश से डिफाइन किया है। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रखना है, बाकी ये सब तो हम खुद से निकालेंगे। इसको आप रटने जाओगे ना तो आप हमेशा भूल जाओगे। आप मेन कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, बस मेन कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे, उसके बाद तो बाकी फॉर्मूले तो हम खुद से बना लेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, और यहाँ पे थीटा नेट 0 नहीं है, तो थीटा नेट क्या होगा, a इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड, याद रखना पहले वायलेट आता है, ठीक है, प्लस a डैश इंटू म्यू ऑफ वायलेट, म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड। इस तरह से आप उसको निकाल सकते हो। क्लियर है, तो यहाँ पे थीटा नेट इस तरह से निकालोगे। अच्छा, कभी कभार जो है, कभी कभार डिस्पर्सिव पावर दिया जाता है, तो सिंपल आपको पता हो तो डिस्पर्सिव पावर का जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, थीटा अपॉन डेल्टा ऑफ वाई होता है ना, इस तरह से। ठीक है, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन डेल्टा वाई। तो यहाँ पे देखो इस तरह से, इसको थीटा इक्वल टू हम ओमेगा इंटू डेल्टा वाई लिख सकते हैं। ठीक है, थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, मतलब सिंपल आप डेल्टा वाई लिखो, उसको ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको थीटा मिल जाएगा उसके अंदर। ओके, इस तरह से हम फॉर्मूले को जो है चेंज कर सकते हैं। तभी उसके ऊपर भी हम क्वेश्चन करेंगे, अगर भाई ओमेगा दिया हो तो किस तरह से इसको हम प्रोसीड कर दें। ओके, सिंपल आपको 2-3 बातें याद रखना है। देखो कि अगर डेविएशन विथआउट डिस्पर्जन मतलब क्या है कि थीटा नेट 0, डिस्पर्जन नहीं हो रहा है मतलब कि थीटा नेट 0, और डेविएशन हो रहा है मतलब कि डेल्टा नॉट इक्वल टू 0। उसके बाद डेल्टा और थीटा फॉर्मूला पता है, थीटा फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू म्यू माइनस 1। क्लियर, उसके बाद तो बाकी हम खुद से डिराइव कर लेंगे। और अगर येलो लाइट का म्यू नहीं दिया हो तो रेड और वायलेट का मीन ले लो। ठीक है, और अगर ओमेगा के टर्म में दिया हो तो इस तरह से आप उसको कर सकते हो। क्लियर है, और डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन में, विथआउट डेविएशन मतलब डेल्टा नेट इक्वल टू 0, क्योंकि डेविएशन नहीं हो रहा है, थीटा नेट नॉट इक्वल टू 0, उसके ऊपर से आप ये फॉर्मूले डिराइव कर सकते हो। तब क्या करते हैं, इसके ऊपर 3-4 क्वेश्चन करते हैं, जिससे कि क्या है कि आपको ये कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसको आप शॉर्ट नोट की तरह लिख के, और इसको मैंने यहाँ पे पैरेलल इसलिए करा दिया कि दोनों में आप डिफरेंस समझ सको कि दोनों में एक्चुअली हो क्या रहा है। ये दोनों में इस सब कॉन्सेप्ट जो है म्यू का ही है, म्यू चेंज किया तो इस तरह से कुछ हुआ, म्यू चेंज किया तो कुछ इस तरह से हुआ। तो अब क्या करते हैं, इसको रफ करके इसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे तो आपको एकदम 100% क्लियर। तो फ्रेंड, अब हम 1 बाय 1 क्वेश्चन लेते हैं, जिससे कि आपको जो है कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर हो जाए। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपको स्क्रीन पर आ चुका होगा। सिंपल क्वेश्चन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट और रेड लाइट हमको दिया है। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट कितना दिया है हमको, 1.54, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट हमको दिया है 1.52। एक बार पॉज करके इसको एक बार ट्राई कर लो आप। और एंगल ऑफ प्रिज्म हमको दिया है 100 डिग्री। ठीक है,
अब पूछा क्या है, एंगुलर डिस्पर्जन पूछा है, ठीक है। तो एंगुलर डिस्पर्जन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा, जो कि होता है ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड। सिंपल क्वेश्चन एकदम, सिर्फ वैल्यू बेस्ड। 100 इंटू म्यू ऑफ वायलेट कितना है 1.54 माइनस 1.52, तो 0.02 हो जाएगा, इंटू 100 तो हो जाएगा 2। तो जो थीटा आ रहा है कितना है 2 डिग्री, तो अपना 2 डिग्री जो है करेक्ट आंसर होगा। सिंपल वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन था, ओके। इसको रफ करके करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखो सेकंड क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा, इसको पॉज करके एक बार ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू थिन प्रिज्म ऑफ क्राउन ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल्स ऑफ 10 and 20 देन द डिस्पर्सिव पावर इज, ठीक है। अब डिस्पर्सिव पावर पूछा है, डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन, हम ये तो लिखते हैं, देखो हमको फॉर्मूला नहीं पता, हमको क्या पता है कि ओमेगा का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई, थीटा अपॉन डेल्टा वाई, बस फॉर्मूला लिखो। क्या इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ए इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड अपॉन ए इंटू म्यू ऑफ येलो माइनस 1। तो यहाँ पे ए और ए तो कैंसिल हो जाता है। तो क्वेश्चन में दिया है टू थिन प्रिज्म ऑफ क्राउन ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव एंगल्स ऑफ 10 and 20 देन द डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म। तब एक बार याद रख लो कि डिस्पर्सिव पावर जो होता है ना, वो सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है। मतलब डिस्पर्सिव पावर डिपेंड्स ओनली ऑन मटेरियल। भाई जैसा मटेरियल होगा उतना ज़्यादा वो रे ऑफ लाइट को डिस्पर्स करेगा, वो जो है एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म को दिया 10 और 20 डिग्री, तो और किसी एंगल पे डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ म्यू पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसका जो रेशियो आ जाएगा ना, वो 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब भले एंगल कोई भी हो, अंदर का 10 डिग्री हो 20 डिग्री हो, लेकिन उसका डिस्पर्सिव पावर जो है सिर्फ म्यू पे डिपेंड करता है। म्यू चेंज नहीं कर रहा है, मतलब डिस्पर्सिव पावर चेंज नहीं करेगा। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर 1:1 है, ओके। इसको रफ करके करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका होगा, पॉज करके ट्राई कर लो। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि अ थिन प्रिज्म P1 हैविंग ए एंगल ऑफ 4 डिग्री। अब प्रिज्म एंगल दिया है, मेड ऑफ ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.54 कंबाइंड विथ अदर ग्लास थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.72 टू प्रोड्यूस डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन। देखो क्या बोला है, डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन। सिंपल, आप खुद से सोचो क्या होगा इसके अंदर, क्या फॉर्मूला लगेंगे, कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। द एंगल ऑफ प्रिज्म P2, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म पूछा है इसके अंदर, और बोला है कि डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन। विथआउट डेविएशन मतलब क्या है कि डेल्टा नेट इक्वल टू 0। इससे सॉल्व करो। डेल्टा का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू म्यू माइनस 1 प्लस ए डैश इंटू म्यू डैश माइनस 1 इक्वल टू 0। सिंपल। भाई दो प्रिज्म है, अगर डिस्पर्जन विथआउट डेविएशन हो रहा है, ए डैश की वैल्यू हमको पूछी है, ठीक है। ये अपना ए डैश होता है, ये अपना ए है, ओके। इस तरह से रे ऑफ लाइट इसके अंदर आएगा, क्या हो रहा है, डिस्पर्जन हो रहा है लेकिन विथआउट डेविएशन। मतलब कुछ इस तरह से केस होगा यहाँ पे कि रे ऑफ लाइट इस तरह से बाहर निकलेगी, इसका एक भी डिस्पर्जन नहीं हो रहा है, ठीक है। इस तरह से होगा। तो किस तरह से, हमको तो सिर्फ सॉल्व करने से मतलब है। तो ए की वैल्यू क्या दी हमको 4 डिग्री, तो 4 इंटू म्यू कितना दिया है 1.54, तो 0.54 हो जाएगा ना, 1.54 माइनस 1 प्लस ए डैश इंटू म्यू डैश कितना दिया है हमको, म्यू डैश दिया 1.72 माइनस 1 मतलब 0.72। तो यहाँ से ए डैश की वैल्यू सॉल्व करोगे तो हो जाएगा, देखो ध्यान से, -4 इंटू 0.54 अपॉन 0.72। तो ये 9 6 और ये 9 8 हो जाएगा, और 4 2 2 3 मतलब ए डैश की वैल्यू आ रही है -3 डिग्री। तो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 डिग्री। ये 1990 में क्वेश्चन आया था। ये माइनस इसलिए आया क्योंकि ये जो है प्रिज्म उल्टा रखा गया है ना, इसलिए अपना माइनस आया है, ओके। तो होप से क्वेश्चन समझ पड़ा होगा। इसके अब रफ करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे लेवल के भी थोड़े क्वेश्चन करेंगे, अभी सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। क्वेश्चन बहुत सिंपल है और क्वेश्चन जो है पूछा गया है, अ डेविएशन ऑफ 2 डिग्रीज प्रोड्यूस्ड इन अ येलो रे व्हेन प्रिज्म ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लासेस आर एक्रोमेटिकली कंबाइंड। ठीक है, डेविएशन प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इसके अंदर डेविएशन हो रहा है। मतलब सिंपल ये वाला केस है कि डेविएशन विथआउट डिस्पर्जन है ना, डेविएशन तो हो रहा है ना।
तो ये वाला अपना केस है। और डेविएशन ऑफ 2 डिग्री, मतलब डेविएशन की जो वैल्यू है वो हमको 2 डिग्री दी गई है, ठीक है। वन प्रिज्म ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लास आर, इस तरह से एक क्राउन ग्लास है और एक फ्लिंट ग्लास है, दोनों को क्रोमेटिकली कंबाइन कर दिया गया है। क्रोमेटिक मतलब जिसका कोई कलर ना हो, व्हाइट लाइट बाहर निकल रही तो कोई कलर नहीं। टेकिंग डिस्पर्सिव पावर ऑफ द क्राउन एंड फ्लिंट ग्लासेस, अच्छा पावर दिया है इसके बारे, ये अपना क्राउन ग्लास है, ये अपना फ्लिंट ग्लास है, ठीक है। ये अपना ए, ये अपना ए डैश, ओके। क्या बोला है, डिस्पर्सिव पावर दिया है ना, डिस्पर्सिव पावर ऑफ क्राउन एंड फ्लिंट ग्लासेस। तो इसका जो पावर दिया है हमको ओमेगा, उसकी वैल्यू कितनी दी है हमको 0.02, और यहाँ पर इसका जो ओमेगा डैश हमको दिया है वो कितना दिया है 0.03 रेस्पेक्टिवली। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो लाइट, येलो लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दिया है हमको, कितना कितना दिया है इसका 1.5, और इसका हमको दिया है 1.6, ओके, म्यू डैश। फिर क्या बोला है, द रिफ्रैक्टिव एंगल्स ऑफ द क्राउन ग्लास प्रिज्म विल बी, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू हमको ढूंढनी है, ठीक है, कि ए की वैल्यू क्या होगी इन डिग्री राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हमको देखो ये वैल्यू दी है, इसके ऊपर से देखो थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू म्यू ऑफ येलो -1 प्लस ए डैश ऑफ म्यू डैश ऑफ येलो -1, ये फॉर्मूला अपना होता है, ठीक है। डेविएशन हो रहा है देखो, लेकिन डिस्पर्सन 0 होगा इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से ये कितना दिया अपने को 2 डिग्री, ए कितना है हमको नहीं पता, म्यू ऑफ येलो 1.5 -1, मतलब ये हो गया 0.5 प्लस ए डैश हमको नहीं पता, म्यू डैश ऑफ ये कितना दिया 1.6 -1, ये हो जाएगा 0.6। इस तरह से आया ना, ये अपना पहला ही क्वेश्चन बन गया। अब क्वेश्चन में और भी हमको इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट ओमेगा। ओमेगा क्या दिया है, टेकिंग डिस्पर्सिव पावर, ओके, ओमेगा दिया है। और हमको ये पता है कि थीटा इक्वल टू होता है, सॉरी ओमेगा इक्वल टू होता है थीटा अपॉन डेल्टा वाई, यही तो फॉर्मूला होता है। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओमेगा इंटू डेल्टा वाई, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू डेल्टा वाई। और हमको यह भी पता है कि थीटा नेट 0 होगा ना, बिकॉज विदाउट डिस्पर्सन वाला केस है, तो थीटा नेट 0 होगा। यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, तो नेट थीटा कितना हो जाएगा 0, ठीक है। थीटा नेट 0, तो क्या लिखेंगे हम कि ओमेगा इंटू डेल्टा वाई प्लस ओमेगा डैश इंटू डेल्टा वाई डैश इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। ये हमने इसलिए किया बिकॉज इसके अंदर ओमेगा के टर्म में दिया था, हम थीटा नेट को ओमेगा के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ओमेगा इंटू डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस ओमेगा डैश इंटू डेल्टा वाई डैश। ओमेगा कितना दिया है हमको, इसके लिए 0.02 इंटू इसका डेविएशन क्या है, इसका डेविएशन हो जाएगा, पहले वाले ग्लास का डेविएशन क्या होगा, म्यू इंटू ए इंटू म्यू -1, इसका डेविएशन हो जाएगा ए इंटू म्यू -1 माइनस ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी है 0.03 इंटू ए डैश इंटू म्यू डैश -1, तो 0.02 इंटू ए कितना दिया है, पहले वाले क्लास का ए हमको नहीं पता, यहाँ पे ए ही रहने दो, और म्यू -1, तो म्यू कितना दिया है 1.5 -1, ये हो जाएगा 0.5, ठीक है, माइनस 0.03 ए। म्यू डैश कितना दिया है हमको, म्यू डैश दिया 1.6 -1, तो हो जाएगा 0.6। तो यहाँ से देखोगे पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तीनों का, मतलब 2 5 10 ए इक्वल टू 6 3 -18 ए डैश। तो यहाँ से हमको ये रिलेशन मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा बहुत सॉल्व तो करना ही पड़ता है बिकॉज IIT JEE के क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं। और ये जो है आई थिंक सो ये तो JEE मेन 2021 में आया था, तो इसको इस तरह से प्रोसीड करना था। तो यहाँ से क्या हो रहा है देखोगे ध्यान से, हमको वैल्यू किसकी ढूंढनी है, हमको वैल्यू ढूंढनी है ए की वैल्यू हमको ढूंढनी है। तो उसी क्वेश्चन में ए डैश को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो -10a/18 इक्वल टू ए डैश आ रहा है, माइनस का ध्यान रखना। अब माइनस के वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो ये हो जाएगा a/2, देखो 0.5 ना, तो 1/2 लिख दिया, प्लस ए डैश की वैल्यू क्या है -10a/18 इंटू 0.6, यही तो है। अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे आप तो क्या आएगा, देखो ध्यान से, 2 इंटू a/2 माइनस 6 3 18 हो जाएगा ना, 6 3 18, देखो तो a/3 आ रहा है, a/3। तो यहाँ से 2 इंटू सॉल्व करोगे तो 3a, ऊपर आ रहा है a/6,
तो यहाँ से जो ए की वैल्यू आ रही है 12 डिग्री। तो अपना जो एंगल ऑफ प्रिज्म ऑफ जो क्राउन ग्लास होगा उसका आंसर आ गया 12 डिग्री। तो इस तरह से क्वेश्चन को प्रोसीड करना था। ओके, इसमें हमारा दोनों कॉन्सेप्ट लग गया है, डेविएशन विदाउट डिस्पर्जन जिसके अंदर डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 होता है और थीटा इक्वल टू 0 होता है, दोनों को यूज़ करके हमने अपना फाइनल आंसर निकाला है। ठीक है, अब इसको रेफर करते हैं आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, जो कि IIT JEE 2001 में आया था न्यूमेरिकल टाइप में। तो उसका वैल्यू आपको जो है कमेंट में लिखना है किस तरह से उसका आंसर आ रहा है। ओके, तो करते हैं आज का हम लास्ट क्वेश्चन, जो भी इसी तरह से सेम रिलेटेड है, उसको भी आप ध्यान समझो और उसको प्रोसीड करो। ओके, तो क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पर आ गया। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्राउन ग्लास ऑफ ब्लू एंड रेड, एक क्राउन और फ्लिंट ये अलग अलग टाइप के ग्लास होते हैं, ठीक है, और ब्लू एंड रेड लाइट हमको दिए हैं, एंड दोज ऑफ फ्लिंट ग्लास का भी दिया है हमको। आइसोसेलेस प्लेरम ऑफ मेड ऑफ क्राउन ग्लास, ठीक है, यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक क्राउन ग्लास है और यहाँ पे एक फ्लिंट ग्लास है, ठीक है। ये एंगल हमको दिया है 6 डिग्री, ये है अपना A डैश, और यहाँ पे इसके लिए जो ब्लू लाइट है उसका दिया 1.51 और जो रेड लाइट है उसका दिया है हमको 1.49, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया है, A डैश की वैल्यू, इसके जो म्यू ऑफ ब्लू है उसकी वैल्यू क्या है 1.77, और इसके अंदर म्यू ऑफ रेड क्या है 1.73, ठीक है। A beam of white light is incident, the under film glass is combined with the glass such that no deviation of the incident light, मतलब इसके अंदर कौन सा केस है, नो डेविएशन, मतलब यहाँ पे उल्टा, ठीक है, डिस्पर्जन विथाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विथाउट डेविएशन मतलब डेविएशन नहीं है इसके अंदर। तो सोचो अगर डेविएशन नहीं होगा, डेविएशन नहीं मतलब क्या है कि थीटा नेट इक्वल टू 0, सॉरी डेविएशन नहीं है ना, मतलब कि डेल्टा नेट इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, और थीटा नेट जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, डिटरमाइन द एंगल ऑफ द फ्लिंट ग्लास, मतलब हमको ये A डैश की वैल्यू ढूंढनी है, और दूसरा कैलकुलेट द नेट डिस्पर्जन, मतलब थीटा नेट ढूंढना है हमको। तो किस तरह से प्रोसीड करेंगे, पहले जो A डैश की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी और थीटा नेट की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो विथाउट डेविएशन वाला केस है, डेल्टा नेट की वैल्यू इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ प्रोसीड करते हैं, डेल्टा नेट इक्वल टू 0, मतलब क्या है कि डेल्टा प्लस डेल्टा डैश इक्वल टू 0। डेल्टा वैल्यू क्या होगी, A इंटू, यहाँ पे लिखो A इंटू म्यू ऑफ येलो -1 प्लस A डैश ऑफ म्यू डैश ऑफ येलो -1 इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे येलो लाइट का हमको दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताया कि जब येलो लाइट नहीं दिया हो तो दो एक्सट्रीम कलर का आप एवरेज ले सकते हो, ठीक है, एक्सट्रीम कलर के एवरेज ले सकते हो। यहाँ पे ये दो कलर दिए गए हैं, तो म्यू ऑफ येलो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1.51 प्लस 1.49 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1.50, मतलब बहुत ही अच्छे वैल्यू दिए हैं। देखो ध्यान से 1.50 आ गया, जिस हिसाब से यहाँ पर एवरेज लोगे तो म्यू डैश, ये म्यू डैश की वैल्यू है, तो म्यू डैश ऑफ येलो क्या हो जाएगा 1.77 प्लस 1.73 डिवाइड बाई 2, जो कि हो जाएगा 1.75। ओके, इस तरह से अब वैल्यू पुट कर दो। यहाँ पे A की वैल्यू भी दी है हमको 6 डिग्री, तो यहाँ पे 6 इंटू म्यू ऑफ येलो कितना है 1.50, तो 1.50 माइनस 1 प्लस A डैश इंटू 1.75 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6 इंटू 0.5 अपॉन माइनस 6 इंटू 0.5 अपॉन 0.75, यही तो होगा, इक्वल टू 0 इक्वल टू A डैश। तो यहाँ से क्या होगा कि 6 5 3 आ जाएगा, नीचे 75 है, तो यहाँ पे A डैश की वैल्यू आ गई 4 डिग्री, है ना। देखो ध्यान से 5 15 ओके ओके, यहाँ पे 75 है, ऊपर हो जाएगा 100, मतलब इस तरह से लिख सकता हूँ ना 5/10 और 75/100, तो यहाँ पे 10 10 50/75, ये 5 10 और ये 5 15 10/15 16/15 4 आ गया, ठीक है। तो A डैश की वैल्यू हमको मिल गई 4 डिग्री। तो पहला तो आपका राइट हो, दूसरा है कैलकुलेट द नेट डिस्पर्जन ऑफ द कंबाइंड सिस्टम। तो नेट डिस्पर्जन हमको ढूंढना है थीटा नेट, जो कि हो जाएगा थीटा प्लस थीटा डैश। अब थीटा की वैल्यू क्या होगी, A इंटू म्यू ऑफ वायलेट माइनस म्यू ऑफ रेड प्लस A डैश इंटू
म्यू ऑफ वायलेट, म्यू डैश ऑफ वायलेट माइनस म्यू डैश ऑफ रेड, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करो ए डैश की 6 है, म्यू ऑफ वायलेट कितना दिया है हमको 1.51 माइनस 1.49, ठीक है। ए डैश वायलेट और ब्लू को अप्रॉक्सीमेटली आप सेम ले सकते हैं, बिकॉज इस क्वेश्चन के अंदर ब्लू दिया था ना, तो ब्लू का तो आपको पता नहीं होता, यहाँ पे जो वायलेट और ब्लू है यहाँ पे म्यू ऑफ ब्लू माइनस म्यू ऑफ रेड लिख सकते हो, ओके। और ए डैश की वैल्यू कितनी थी हमको 4 डिग्री, ठीक है, -4 है, तो यहाँ पे -4 टाइम्स ऑफ म्यू डैश ऑफ वायलेट कितना आ रहा है, म्यू डैश ऑफ वायलेट दिया है हमको 1.77 माइनस 1.73, तो यहाँ पर 6 इंटू हो जाएगा 0.02 और यहाँ पे हो जाएगा -4 इंटू 0.04, है ना, 0.2 आएगा ना, 0.2 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 0.4, 0.2 आएगा, 0.02 आएगा, 0.02 आएगा सॉरी यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा 0.04, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 12 माइनस 16, मतलब 0.04 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है, वो माइनस में आ रहा है। तो अपना थीटा नेट की वैल्यू क्या आ गई, -0.04, तो यहाँ पे ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को करना था। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ पड़ा होगा और आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। ये लेक्चर बहुत सी जगह स्किप कर दिया जाता है, तो और ये जो टॉपिक्स है ना, ये जल्दी मतलब आपके दिमाग से निकल जाते हैं, जिसको आप जो है रेगुलर रिवाइज करते रहना, और इसका हो सके तो दीवार में जो है इसका जो फॉर्मूला लगा के इसको आप हमेशा देखते रहोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, ओके। तो होप सो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए बाय बाय।